नमस्कार दोस्तों इस भारत देश की राजनीति किस तेजी से बदल रही है और इस बदलती हुई राजनीति के भीतर राजनीतिक सत्ता के पांव कहां पर टिकेंगे, कहां पर फिसलेंगे। शायद ये बात और ये दौर उसी बात को समझने की है, क्योंकि जिस तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी धारा और अपनी विचारधारा, अपनी राजनीतिक जमीन को दरकिनार करते हुए सत्ता की खातिर ही सही वो सियासत के उस मर्म को पकड़ने के लिए अब बेचैन हो उठी है, जिसके पीछे कभी भी भारतीय जनता पार्टी भागी नहीं। या फिर ये कहे कि जिस मुद्दे को इस दौर में, इस समय में सिरे से खुद भारतीय जनता पार्टी पकड़ना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी क्यों कहें, इस दौर में तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को पकड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उससे कोसों दूर रही है, आरएसएस उससे कोसों दूर रही है, संघ उससे कोसों दूर रहा है। क्या इस बात की कल्पना किया जा सकता है कि इस भारत देश में विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी बीपी सिंह ने जब मंडल कमीशन को लागू किया, उस समय भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी थी क्या? भारतीय जनता पार्टी ने तो उसके समानांतर कमंडल की राजनीति इस भारत देश के भीतर शुरू कर दी थी, जिसके बाद सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक की यात्रा आडवाणी ने निकाल दी। और जब सोमनाथ से यात्रा निकल रही थी तो उस रथ के ऊपर तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता भर थे, वह तो भी उस रथ पे सवार थे। और ये सब कुछ हर कोई देश का जानता है। उस पूरे किताब को पढ़िएगा तो मंडल के समानांतर एक बड़ी रेखा कमंडल के आश्रय इस देश में खींचने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल है कि 2024 आते आते आखिर कमंडल की धारा इतनी गोदी हो गई कि सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को यूं कहे कि नरेंद्र मोदी को लाभ नहीं पहुंचा पाएगी, या फिर यह कहे कि इस दौर में कांग्रेस या फिर राहुल गांधी ने जिस अंदाज में जाति जनगणना से लेकर आरक्षण के सवाल को इस देश के भीतर बड़ा करने का शुरू किया, उसने इस भारत देश के भीतर में तमाम छोटे पॉलिटिकल पार्टियों के सामने यह संकट तो पैदा कर ही दिया कि अब वो कांग्रेस के साथ खड़े हो जाए। लेकिन सवाल तो इस दौर में भारतीय जनता पार्टी का है, वह भी उस क्या संकट से जूझ रही है। यदि इस भारत देश के भीतर जो अब तक की पूरी पारंपरिक राजनीतिक हुआ करती थी इस देश के भीतर में, अब उसको बदलने का मौका आ गया है। यानी ये कहे कि चुनाव दर चुनाव, खास तौर पर यह कहे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियां इस देश के भीतर ये बात बताने के लिए काफी है कि अगर आप इस दौर में मंडल पॉलिटिक्स के साथ खड़े नहीं हुए, मंडल के मतलब मंडल कमीशन होता है और मंडल कमीशन का मतलब इस भारत देश के भीतर आरक्षण होता है, और उस आरक्षण का मतलब पिछड़ों को आरक्षण दिया जाना है। केंद्र में भाजपा के समर्थन से अटल जी की सरकार बनी, तब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। वीपी सिंह की सरकार बनी, अटल जी के जनसंघ ने, भाजपा ने समर्थन किया था उस समय, और तब जाकर के ओबीसी समाज को आरक्षण मिला जब भाजपा का समर्थन था। अगर उस समय में आप चले जाइएगा तो ऊंची और पिछड़ी जाति के संघर्षों को भी आप 1989 को आप ध्यान कर लीजिए, पढ़ लीजिए जाके, उस समय भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को भी देख लीजिएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने उस समय कोई बहुत बड़ा सकारात्मक भूमिका निभाई। लेकिन आज तो सवाल इस बात को लेकर के है कि जिस रास्ते विपक्ष के नेता राहुल गांधी निकल पड़े हैं, क्या उसने उस भारत की उस राजनीति के भीतर कुछ इतने बड़े सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि भारत की पारंपरिक राजनीति ही बदल जाए। इस भारत देश की पारंपरिक राजनीति के साथ इस भारत देश के भीतर हाशिए पर पड़ा हुआ वो निचला तबका, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हो, जो ओबीसी हो, उसके भीतर सारे सवाल इतने बड़े उठने लगे कि जो कोई भी राजनीतिक पार्टी अब इस भारत देश के भीतर आरक्षण का जिक्र नहीं करेगा, वो दलितों को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण के आश्रय चलने की रास्ते को नहीं नापेगा, वो पिछड़ता चला जाएगा इस देश के भीतर। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी यात्रा शुरुआत की। ये चुनावी यात्रा सबसे पहले जम्मू के पोडा के अंदर हुआ, जहां पर जाहिर सी बात है धारा 370 का जिक्र था। जाहिर सी बात है आने वाले समय में कश्मीर और मौजूदा वक्त में बदलते हुए कश्मीर का भी जिक्र रहा। लेकिन सवाल उठता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर फुल फिगड़ राज की भूमिका में नहीं है, और उस भूमिका में लाने के लिए कांग्रेस और वहां के क्षेत्रीय यानी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एकजुट हो चुकी है। लेकिन सवाल हरियाणा के चुनाव का इसलिए भी है क्योंकि 2014 के भीतर जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जीत करके आई, हरियाणा के अंदर भी जो 3 राज्यों का चुनाव खासतौर पर ठीक लोकसभा चुनाव के बाद जो होते हैं
उन तीनों राज्यों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उसमें एक महाराष्ट्र था, एक झारखंड था और एक हरियाणा था। इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया था 2014 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद। और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सब फिसल गया। ये अलग बात है शिवसेना को तोड़ करके क्या कुछ जुगाड़ इस दौर में कैसे कैसे परिस्थितियों को महाराष्ट्र के भीतर लाया गया जिसको सत्ता भारतीय जनता पार्टी की बरकरार रह गई। लेकिन सवाल है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणामों ने, विधानसभा के परिणामों ने 105 सीटें दी थी भारतीय जनता पार्टी को। 280 में से अपने लिए, अपने लिहाज से, अपने बूते वो सरकार बना नहीं सकती थी। और झारखंड के भीतर कमोबेश यही परिस्थिति आई, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता चली गई। लेकिन सवाल है कि हरियाणा के भीतर वो सत्ता बरकरार रहेगी 2019 के विधानसभा चुनाव के अंदर और ताकत के साथ बरकरार रहेगी। अब सवाल है कि तीसरी बार अल्पसंख्यक तरीके से सही, यानी माइनॉरिटीज गवर्नमेंट के तौर पर ही सही, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के बने। और ये सारे सवाल सबसे बड़ा है मौजूदा समय में कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से एन पहले हरियाणा के विधानसभा चुनाव कितने मायने रखता है और हरियाणा के चुनाव की जीत हार महाराष्ट्र के चुनाव को प्रभावित करेगी और कितना करेगी। न केवल चुनाव को प्रभावित करेगी बल्कि वहां पर चुनाव हो या फिर ना हो, शायद इस बात को भी प्रभावित करेगी। क्योंकि इस दौर में चुनावी जीत जिस सत्ता का जिस मुख्य आधार, मुख्य विचारधारा हो, यदि वहां पर वो हारने लग जाएगी तो फिर इस दौर में कुछ भी नहीं बचेगा। और शायद यही वो बड़ी वजह है जिसके भीतर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कुरुक्षेत्र के भीतर आज भाषण देने पहुंचे थे, उन्होंने भाषण कुरुक्षेत्र के जिस थीम के ऊपर, जिस जगह के ऊपर उन्होंने भाषण दिया, वो 5वीं बार, यानी करीब कहते हैं कि उनका 5वीं बार भाषण होता है कुरुक्षेत्र के भीतर, उस जगह के ऊपर जो थीम मैदान होता है कुरुक्षेत्र के, यानी थीम पार्क 2014 के भीतर वहां पर भी भाषण दिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में 2 बार वहां पर भाषण दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में 2 बार भाषण दिया था। इस बार पहली बार उस क्षेत्र में वो पहुंचे हैं। आखिर 5वां भाषण था। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस दौर में कि किसी भी भाषण के भीतर इससे पहले आरक्षण का जिक्र, दलितों का जिक्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातीय आधार पर लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस बात का जिक्र, और खुद बात करते करते वहां महात्मा गांधी से लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिक्र, और वहां से लेकर के लगा ऐसा जैसे महात्मा गांधी के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस धारा की बात करने लगे कि दरअसल महात्मा गांधी की जो कांग्रेस थी अब वो कांग्रेस नहीं है। एक कदम आगे और बढ़ गए। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच थी आरक्षण को लेकर के, उसके भीतर फिर ऐसा लगा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, बाकी कोई पॉलिटिकल पार्टी उस आरक्षण के साथ मौजूदा वक्त में नहीं खड़ा। लेकिन बात उससे आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई कि दरअसल बीपी सिंह की जब सरकार थी देश के भीतर, जब उन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया था, तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने उस समय समर्थन न दिया होता, यानी ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से उस समय सरकार चल रही थी, इसीलिए तो बीपी सिंह मंडल कमीशन लेकर के आए थे देश के भीतर। यानी ये कहे कि उस दौर के तमाम आंदोलन, तमाम नेताओं की परिस्थिति को एक पल के लिए यदि आप ध्यान कर लीजिए और फिर उस समय को देखिए कि उस समय में और इस समय में राहुल गांधी को जिस आरक्षण को और जिस कास्ट सेंसस, जिस जातीय आधार की राजनीति के ऊपर निशाना साधने में बाकायदा मोदी कैबिनेट के मंत्रियों के पूरी फहरिस्त होती है, उस दौर में तो राजनाथ सिंह भी सक्रिय होते हैं। जब इस देश के भीतर में लाल कृष्ण आडवाणी रथ के ऊपर सवार थे सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए, खुद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस समय बतौर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय थे, पूरा संघ परिवार सक्रिय था, भारतीय जनता पार्टी का हर हर कार्यकर्ता सक्रिय था, कार्य सेवक या सबको जोड़ दीजिएगा तो सबके मन में आज के दौर में ये सवाल तो उत्पन्न होना ही चाहिए कि क्या सच में मंडल पॉलिटिक्स, मंडल कमीशन को लागू कराने के पीछे भारतीय जनता पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे खड़ी थी? क्या ये सच में सही बात है? जो इस बात को नहीं जानते वो कुछ पढ़ ले और याद कीजिए 1981, यानी ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरा चुनाव था। पहले चुनाव के भीतर उनको केवल 2 सीटें मिली थी, लेकिन 1989 के इलेक्शन के भीतर उनको 85 सीट मिली, यानी 83 सीटों का इजाफा हो गया। बीते 5 साल की तुलना में देखें तो उनका वोट परसेंट करीब करीब 11.36% वोट थे। भारतीय जनता पार्टी अपने बूते नहीं बना सकती थी, लेकिन बीपी सिंह उस समय याद कर लीजिए तो उस समय मंडल के पॉलिटिक्स में नहीं निकले थे, बल्कि वो बफोर्स को पन्ने को लेकर के
निकले थे। करप्शन उस समय का मुद्दा था, राजीव गांधी के खिलाफ गए थे और राजीव गांधी उनके बफोर्स घोटाले को लेकर के इस भारत देश के भीतर करप्शन की वो आग थी उस समय, जिसको लेकर के बार बार ये सवाल उठ रहा था कि कोई तो इस देश के भीतर भ्रष्टाचार की बात सत्ता से निकल करके तैयार है बात करने को। इसलिए देश के अंदर जो जनता दल वो 20 से भी कम सीटों पर थी, उसको एक ही झटके में 143 सीट 1989 के 1989 के इलेक्शन के भीतर मिल गया। करीब करीब 18% वोट पड़े थे। इन दोनों राजनेताओं ने, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर के सरकार बनाई, बीपी सिंह सरकार में बने। लेकिन जैसे ही मंडल कमीशन को लागू करने की बीपी सिंह ने ऐलान किया, उस समय में कांग्रेस को जो सीटें मिली थी वो 197 सीटें थी, इन सब लोगों से ज्यादा थी। लेकिन एक बड़ी नैतिक हार बफोर्स घोटाले के साथ जुड़ी हुई थी, क्योंकि बफोर्स के मुद्दे को उठने के बाद इस देश के भीतर याद कीजिए तो 1984 के भीतर यानी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें पाई थी, 400 प्लस में थी वो। और एक ही झटके में 1989 के चुनाव के भीतर जब बफोर्स घोटाला मुद्दा बन गया तो 217 सीटें एक झटके में कम हो गई और कांग्रेस 197 सीट पर आ गई, 197। उसके वोट परसेंटेज हालांकि 39.5 यानी 39.5% के आसपास थी उस समय, लेकिन नैतिक तौर पर कांग्रेस की उस समय हार थी, सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी थी। लेकिन इसके बावजूद भी बीपी सिंह के पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी। लेकिन सवाल तो मंडल और कमंडल का होता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस बात का जिक्र करते हैं कि हम देखिए थे, हम समर्थन कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही थी, तो कोई भी एक ही झटके में झटका खा जाएगा। ये कैसी सियासत इस दौर में आकर के खड़ी हो गई, जो पुरानी की पुरानी पूरी की पूरी ये कह ले कि परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी की सियासी जमीन को बनाने के लिए में लगी रही थी, वो सब कुछ एक ही झटके में इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वोट में धूमिल होने को तैयार है। और एक एक इतिहास के पन्ने को अगर आज पलट करके देखे, आज जब पूरे प्रधानमंत्री इतिहास की बात कर रहे थे तो इस बात को कोई भी समझ सकता है कि आखिर इस दौर में ऐसा क्या हो गया कि अब जिस आरक्षण के समय में आरक्षण के समानांतर कमंडल की राजनीति के पीछे भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार एकजुट होकर के खड़ा था, एक झटके में मौजूदा समय में उसको उस इतिहास के पन्ने को फाड़ दिया जाए, अलग कर दिया जाए। क्योंकि जिक्र आज हरियाणा के विधानसभा चुनाव के भीतर चुनाव परिणामों को लेकर के है, या फिर इस भारत देश के भीतर अब जाति समीकरण का सेंसस की राजनीति ऐसी बन चुकी है जहां पर जो नाम नहीं लेगा आरक्षण का, जो नहीं कहेगा कि हम इसके पक्ष में हैं, जो इस बात का जिक्र नहीं करेगा मौजूदा समय में कि दलितों को लेकर के, तो उसके भीतर की सोच दरअसल उसको मुख्य धारा में शामिल कराने को लेकर के ही है और सारी सुविधाएं वही देती है। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। और ऐसा क्यों इस दौर में कह रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के? हालांकि उससे पहले एक छोटा सा वीडियो को सुनिए, जब वो इतिहास के पन्ने को खंगालते हुए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, राजीव गांधी हो, सबका जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी उस सब को आरक्षण की खिलाफ करके खुद को इस बात को तमगा देने की कोशिश में जुट जाते हैं कि दरअसल हम ही हम हैं। तो पूरी की पूरी कतार जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर मंत्री के तौर पर हो, या फिर वो राजनाथ सिंह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे गाहे बगाहे कहे जाने वाले गिरिराज सिंह जो निशाने पे लेते हैं राहुल गांधी को, क्या कहते हैं वो आरक्षण क्यों चाहिए आपको, तमाम सारी बात आप मतलब ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी नेता जिसके अंदाज में राहुल गांधी को लेता है, उसके भीतर किरण रिजिजू भी हो सकते हैं, उसके भीतर अनुराग ठाकुर भी हो सकते हैं, एक पूरी लंबी लिस्ट है। लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रास्ते पर निकल पड़े हैं। देखिए जरा। जब पीएम थे तो उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, सबूत मौजूद है। और इतना ही नहीं, नेहरू जी ने यह भी कहा था कि आरक्षण वाले नौकरी पा जाएंगे तो सरकारी सेवा की क्वालिटी खराब हो जाएगी। नेहरू जी के बाद जब इंदिरा जी आई तो उन्होंने भी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा कर रखी। जब देश ने उनको सजा दी, जनता पार्टी की सरकार बनी मोरारजी भाई के नेतृत्व में, तब मंडल आयोग बना। और आप ये भी याद रखिए, राजीव गांधी ने नेता विपक्ष के रूप में भी, ऑपोजिशन लीडर के नाते पार्लियामेंट में उनका भाषण है, उन्होंने आरक्षण का पुरजोश विरोध किया था।
ये संकट भारतीय जनता पार्टी के सामने मौजूदा वक्त में जरूर है कि आने वाले समय में चुनाव की राजनीति को साधने के लिए वो कहां पर मौजूदा वक्त में खड़ी होगी, क्योंकि इस देश के भीतर हिंदुत्व का राग बहुत राख हो चुका है और कमंडल की राजनीति थक गई है। इस भारत देश के भीतर में मौजूदा समय में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी के भीतर सिमट करके रह गई है। इस देश के भीतर अगर कांग्रेस पार्टी या फिर कहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिस आश्रय इस देश के भीतर 70% लोगों को साधने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो वोट बैंक की शक्ल में यदि भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहा है, उसके पास कोई अगला विकल्प नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ होगा। अगर उस समय की पूरे पन्ने को अगर एक एक करके पलटिएगा तो आपको ध्यान देना होगा, ऐसा नहीं है कि बीपी सिंह उसके बाद 91 के इलेक्शन के भीतर बहुत बेहतरीन तरीके से उनको सीटें मिल गई थी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 143 सीट से घट करके हुआ 59 सीटों पर आ गई 59 सीटों के ऊपर। जो वोट परसेंटेज थे वो करीब करीब 6-6.5% वोट परसेंटेज गिर गए थे। यानी ये कहे कि कांग्रेस जो खड़ी हुई थी, कांग्रेस को फायदा हुआ और कांग्रेस को ये फायदा करीब करीब 47 सीटों का हो गया, वो 244 सीटों पर पहुंच गई। लेकिन कांग्रेस के पीछे उस समय में ऐसा माना गया कि जिस तरीके से राजीव गांधी की हत्या हुई, उसने इस भारत देश के भीतर में आखिरी चरणों में कुछ कमाल किया और कांग्रेस को फायदा मिल गया। लेकिन वो 244 के आंकड़े तक पहुंच गई, जिसके बाद आपको ध्यान होगा कि पीवी नरसिम्हा राव का प्रधानमंत्री पद पर गए। भारतीय जनता पार्टी को कैसा फायदा हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने पूरा फायदा अपना कमंडल की राजनीति के साथ जोड़ दिया और उसके बाद तो इस भारत देश के भीतर अयोध्या आंदोलन जिस तर्ज पर, जिस अंदाज में विश्व हिंदू परिषद से निकल कर गए पूरे संघ परिवार को एक समेटता चला गया, इस बात को कोई इस दौर में भूल नहीं सकता। उसकी 85 सीटों से बढ़कर के 120 पर आ गए। वोट परसेंट में 9% की एकाएक बढ़ोतरी हुई, 11.5 से करीब करीब 20.5% पर भारतीय जनता पार्टी जाकर खड़ी हो गई। तो ऐसी में अपने पूरी सियासत को पूरे चुनाव के आसपास टटोलते हुए आरक्षण के आश्रय यदि खड़ी है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? हरियाणा के विधानसभा चुनाव के भीतर का सच क्या है? हरियाणा के भीतर का चुनाव का सच यह है कि हरियाणा के भीतर दलितों का तादाद करीब करीब 20% के आसपास है। एवरेज औसतन अगर उसके भीतर सबसे ज्यादा देखिएगा तो फतेहाबाद के भीतर होती है, करीब करीब 30% से ज्यादा होती है। सिरसा के भीतर करीब करीब 30% होती है। अंबाला के भीतर करीब करीब 26% के आसपास है। इन 3 जिलों के भीतर ही करीब करीब 11 सीटें विधानसभा की आती है। पिछली बार 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इस बार की स्थिति है कि पता नहीं 1 या 2 सीट भी जीत पाई या फिर नहीं जीत पाए। और ऐसे में बाकी जगहों पर 20% वोट कितने मायने रखते हैं, खासतौर पर उस समय जब जाटों की संख्या 20 से 25% हो, यादव 16% के आसपास हो। तो सियासत के लिहाज से यदि जातीय समीकरणों को अगर साधने की दिशा में हरियाणा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी बढ़ना चाहती है, तो उसके लिए तो खतरे की घंटी अब से बज रही है। बावजूद इसके उसके कोई राजनीतिक जमीन अपनी नहीं बची हरियाणा विधानसभा चुनाव के भीतर। आज प्रधानमंत्री जी के मंच पर खट्टर साहब की तस्वीर नहीं थी, लेकिन सवाल उठता है कि नयाब सिंह सैनी साहब को लेकर के, उनकी विनम्रता को लेकर के, उनके समाज को लेकर के, उनके मुख्यमंत्रित्व को लेकर के जितने कसीदे गढ़ने थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब कसीदे गढ़े मंच से। यह कुछ भी याद नहीं किया कि दरअसल यही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने किसानों के रास्ते में क्या कुछ नहीं बिछा दिया था और अब किसान आंदोलन करने के लिए आ रहे थे तो पंजाब से वो हरियाणा के सीमा पर घुस भी नहीं पाए। ऐसी परिस्थितियां, आंसू गैस के, टीयर गैस के गोले बरसा बरसा करके जो परिस्थिति पैदा कर दी, इन सब के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया पाठ किसानों को पढ़ाते रहे मंच से कि आपको समझना पड़ेगा कर्नाटक के किसानों को लेकर के वहां पर क्यों वो बातें लागू नहीं होती है, तेलंगाना के भीतर वो लागू क्यों नहीं होती है, हिमाचल प्रदेश के अंदर उनकी आर्थिक बदहाली की स्थिति क्यों कांग्रेस शासित राज्य, तमाम सारी बातों यानी तमाम सारी परिस्थितियों को एक ही झटके में साध लिया गया। उसके साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए हरियाणा के चुनाव के भीतर तीसरी बार, क्योंकि केंद्र के भीतर वो बैठे हुए हैं, हरियाणा के भीतर उन्हीं की सरकार रही है जिसकी दिल्ली में सरकार रही है, तो ऐसे में आप हमारे साथ आकर खड़े हो जाइए। दिनेश फोगाट का जिक्र नहीं था, बेटी बचाओ का जिक्र नहीं था, जो कि हरियाणा से ही ये मंत्र शुरू हुआ था पहले लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद। इन तमाम सारे बातों का जिक्र नहीं था। यानी एक ऐसी परिस्थिति के भीतर भारतीय जनता पार्टी मौजूदा वक्त में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस चुनावी भाषण के रंग में आने वाले वक्त की चुनावी परिस्थितियों को यदि समझे तो शायद आपको इस बात की नजर आने लगे कि उस तस्वीर की कोई ना कोई काट तो चाहिए ही मौजूदा वक्त में। और ऐसे में हरियाणा के भीतर भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई ऐसा गठबंधन भी नहीं है, उसको अपने बूते ही चुनाव लड़ना है। ऐसे में महाराष्ट्र में मसला अलग है। महाराष्ट्र में तो एकनाथ शिंदे है मुख्यमंत्री, जो शिवसेना से निकल करके आए।
और वहां पर भी ये सारे सवाल उठने शुरू हो जाएंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जमीन तो महाराष्ट्र रही है, नागपुर जहां पर वहां पे दम परिवर्तन किया गया 1956 में, और नागपुर के भीतर संघ परिवार भी है। यानी ये कहे कि सियासी और वैचारिक टकराव की परिस्थितियां भी होती है जो नागपुर के भीतर मौजूद होती है। तो ऐसे में हरियाणा के भीतर अगला चुनाव तो महाराष्ट्र के भीतर होना है, और महाराष्ट्र के चुनावी हार अगर मिल गई तो फिर दिल्ली की सत्ता डामाडोल होने लगेगी, जो कि हरियाणा की हार से शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में उस हर राजनीतिक विचारधारा को कैसे इस दौर में शामिल कर लिया जाए अपने साथ, इसका रंग एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी रैली के भीतर यदि नजर आया, तो इसकी दूसरी परिस्थिति के लिए जैसे महाराष्ट्र में एक छोटा सा हिस्सा आपको समझना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के पूरे लाडली बहना के तर्ज पर महाराष्ट्र के भीतर एकनाथ शिंदे इस बात को समझ गए हैं कि बड़ा वोट बैंक है महिलाओं का, और वो उस दलित पॉलिटिक्स, जाति की राजनीति या फिर सोशल इंजीनियरिंग, इन सब से हट करके वो अपने बूते इस रास्ते पर निकल पड़े। उनके दोनों हाथों में केवल और केवल धागे बंधे हैं जो राखियों की शक्ल में होती है, जो नहीं बंध पाने की जगह होती है उसके लिए एक शानदार टोकरी होती है जिसके अंदर वो डालते जाते हैं। यानी बहना को पैसा देना जो हर महीने 1,500 रुपए तय किया गया, उससे जो कुछ भी बोझ बढ़ेगा 10,000 15,000 करोड़ रुपए का, क्योंकि उससे ज्यादा बड़े बड़े घोटाले करने वाले तो दरअसल इस गठबंधन सरकार के भीतर ही है। खुद अजित पवार का नाम तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 60,000 करोड़ के शब्दों के साथ लिया था। तो इस दौर में क्या कुछ मायने रखता है ये बातें। इसीलिए इस रंग को जरा परखना चाहिए कि वही वो काट है एक सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर, जो महाराष्ट्र के अंदर बचा है। लेकिन ऐसी कोई काट मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेटियां भी रूठी हुई हैं, लड़कियां भी रूठी हुई है, किसान भी देश के रूठे हुए हैं, दलितों के भीतर भी बहुत सारे सवाल हैं, बेरोजगारी की प्रखाष्ठा है देश के अंदर। इन तमाम परिस्थितियों के भीतर, हरियाणा के भीतर जैसे ही आप महाराष्ट्र की इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको इस बात समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी राजनीतिक जमीन जो अभी है वो इस बात को अभी ठटोल रही है कि किसके आसरे खड़ा हो, किसको ढाल बनाए, किन मुद्दों को दोबारा उभारे, किन मुद्दों को उभार करके अपनी पुरानी राजनीतिक धारा को मिटाने की कोशिश करे। लेकिन उससे पहले एकनाथ शिंदे की एक छोटी सी क्लिप को देखिए। अब ऐसे में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के पास ऐसा साथी है, यानी भारतीय जनता पार्टी का साथी है, जिस पार्टी को, जिस साथी को शिवसेना का चुनाव चिन्ह दे दिया गया, बाला साहब ठाकरे का नाम दिया गया, वो गैर कानूनी है महाराष्ट्र के भीतर सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। यानी कि ऐसी पूरी परिस्थिति गढ़ा गया जो चुनाव आयोग के आश्रय हो या इस देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट के आश्रय हो, उनके फैसलों के आश्रय हो, महाराष्ट्र की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ रहनी ही चाहिए, ऐसी परिस्थिति वहां बना दी गई। कानूनी नहीं, वो गैर कानूनी है, जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, डीवाई चंद्रचूड़ साहब की टिप्पणी है। लेकिन अभी सवाल इस भारत देश के भारतीय जनता पार्टी की उस राजनीतिक विचारधारा का होता है जिस राजनीतिक विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी वो तैयार है गंगा के भीतर बहाने के लिए, और नई सोच, नई उमंग, नई राजनीति के साथ वो अपनी राजनीति को जोड़ने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए अतीत के उन पन्ने को नए तरीके से परिभाषित करने को भी तैयार है। और ये एक ऐसा एहसास शायद उन नेताओं के सामने मौजूदा समय में चुनौती है जो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि दरअसल मौजूदा समय में कांग्रेस या फिर राहुल गांधी ने जिस रास्ते को चुना है उनके पास पाने के लिए कोई दूसरा हथियार अब बचा नहीं है। यानी ये कहे कि सब कुछ इस दौर में वो गवा चुके हैं, उसके बाद भी संविधान और जाति समीकरण और जाति जनगणना कास्ट सेंसस का सवाल उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। इस बात को जानते समझते हुए कि मंडल कमीशन से निकली हुई पार्टी, वो मायावती की पार्टी हो, अखिलेश यादव की पार्टी हो, वो फिर नीतीश कुमार की पार्टी हो, जेडीयू हो, वो लालू प्रसाद यादव आरजेडी की हो, इन सब से हट करके एक नए तरीके से राहुल गांधी ने उन सारी परिस्थितियों को मौजूदा वक्त की अर्थव्यवस्था, मौजूदा समय की अर्थव्यवस्था, मुख्य धारा में कॉर्पोरेट के कब्जे पर निशाना साधने के लिए एक नए सलीके से, एक नए तरीके से सारी बातों को रखा। और ये धारा इस दौर में इतनी मजबूत हो जाएगी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की धारा, भारतीय जनता पार्टी की जमीन, आरएसएस के एजेंडा, उसकी तमाम विचारधारा को खारिज करके भारत की इस बदलती हुई राजनीतिक में किस राजनीतिक दल को, किस पॉलिटिकल पार्टी को कहां पर कब कैसे खड़ा होना है। क्योंकि यहाँ पर एक तरफ
राहुल गांधी जातीय जनगणना को इस भारत देश के भीतर एक्सरे के साथ जोड़ते हुए इस भारत देश की उस इकोनॉमी, उस आर्थिक स्थिति को जोड़ने की कोशिश करते हैं, ये बात करते हैं जिस इकोनॉमी को बदलने के लिए कॉर्पोरेट भी कभी तैयार होगी नहीं देश के भीतर। और इस पूरे पूंजीवाद की परिस्थिति और भारत देश की आजाद इकोनॉमी के भीतर वो परिस्थिति कैसे जाकर टकराएगी और समाज के भीतर कितनी उथल पुथल मचेगी, अभी तो उसका इंतजार करना बाकी है। लेकिन सवाल है कि उससे पहले इस देश के भीतर आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास हो गया है कि अन्यथा सत्ता चली जाएगी। इसीलिए पहली बार नरेंद्र मोदी गारंटी नारा जो था, मोदी गारंटी का जो नारा था, वो हरियाणा के भीतर आकर के बदल गया और मोदी की गारंटी के बदले अब हरियाणा के भीतर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये आवाज लगाने लगे कि मोदी है तो मौका मत जाने दीजिए। यानी ये कहे कि आप हमारे साथ खड़े हो जाइए और उसके बाद देखिए कि लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट के जरिए बारे न्यारे हो जाएंगे। और इस तमाम परिस्थितियों के भीतर जो कांग्रेस के पीछे जो जाति समीकरण के आश्रय और आरक्षण के आश्रय खटक रहे हैं, भटक रहे हैं, तो वो इस बात को समझ ले कि आरक्षण वही खत्म करेंगे और हम ही वो हैं जो आरक्षण भी लाते हैं, जाति समीकरणों को भी साधते हैं और तमाम सारी राजनीतिक तौर पर आपको सबसे ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा चीजें देते भी हैं। तो मोदी है तो मौका मत गवाइए, ये नारा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के है और कुरुक्षेत्र से निकलता है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। और अतीत के पन्नों पर और इस तमाम सारे विचारधारा को खत्म करके एक नई राजनीतिक लकीर खींचने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र से कोशिश की है। आज कमोबेश ये बात आपको हर रैली के भीतर सुनाई पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।